Friends, welcome on Europedia and you are watching the module for Coal India Limited Material Management। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है लेकिन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप जानते हैं 1872 वो टाइम था जब ब्रिटिश ने इंडिया को रूल करना स्टार्ट किया था। और ब्रिटिश क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। और किस पर्पज से आए थे? क्या वो इंडिया में रूल करने के पर्पज से आए थे या वो इंडिया में कमर्शियल बेनिफिट के लिए आए थे? यू नो, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ कमर्शियल कंपनी और वो कमर्शियल फैक्ट्रीज लगाते थे और यहाँ पे ट्रेड करते थे, ट्रेड कंपनी थी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 ये सबसे पहले उन्होंने बनाया बिकॉज वो अपने ट्रेड को सेव करना चाहते थे और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अच्छे तरीके से उसको रन करना चाहते थे। आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हम कुछ टर्म्स सुनेंगे और सरप्राइजिंग बात यह है कि इंडियन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 वो अभी भी चल रहा है। अमेंडमेंट्स हुई हैं इसमें लेकिन अभी भी वही हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आप समझो कितने साल पुराना है, 150 साल पुराना जो लॉ है वो अभी भी चल रहा है। अंग्रेजों ने उस टाइम पे इसको बनाया था। इसके कुछ पार्ट अलग हो गए हैं, सेल्स जो एग्रीमेंट हैं वो अलग हो गए हैं और कुछ और इसमें से सेक्शंस को निकाल के उनको अलग से एक्ट बना दिया गया है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस का ही पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं मटेरियल मैनेजमेंट ट्रेनी का जो पोजीशन 2025 में कोल इंडिया ने निकाला है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले 2020-2022 में निकाला था। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स जिनके पास 2 साल का MBA का या ऐसा एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस, वो इस एग्जाम को लिख सकते हैं। और ये कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम है सारे का सारा। इसमें मिनिमम मार्क्स आपको निकालना इंपॉर्टेंट है, आपके पास आने चाहिए। सिलेबस बहुत ही वेल डिफाइंड है। 4 टॉपिक हैं आपके सिलेबस के और पहला जो टॉपिक है वो आपका बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं। दूसरा आपका जो टॉपिक है परचेज मैनेजमेंट से रिलेटेड है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट है। अगर आपने कोई चीज को परचेज करना है तो उसका लीगल एस्पेक्ट क्या है। और आज हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो इसी में से निकला है, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट, इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन पेटेंट एक्ट, पेटेंट लॉ और आर्बिट्रेशन एक्ट, एक्साइज एंड कस्टम। ये कुछ आपके लॉज हैं जो हम करेंगे। आज का जो हमारा फ्रेंड्स ये लेक्चर है वो इसके ऊपर ही है। और उसके बाद थर्ड आपका लॉजिस्टिक स्टोर्स एंड इन्वेंटरी कंट्रोल मैनेजमेंट, ये आपका तीसरा चैप्टर। और इंफॉर्मेशन सिस्टम इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपका चौथा टॉपिक है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कमर्शियल या ट्रेड से रिलेटेड आपका एक्ट है, कॉमर्स से रिलेटेड एक्ट है। इसका मैंने आपको रीजन बताया कि जो पहला लॉ ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ब्रिटिश इंडिया में आए, आपने हिस्ट्री पढ़ा है 1857 का रिवोल्ट, 1857 का रिवोल्ट, जिसके बाद पूरा इंडिया ब्रिटिश के सामने था। ब्रिटिश इंडिया में रूल कर सकते थे और वो एक सुप्रीम पावर बन के निकले। उसके बाद उन्होंने इंडिया में रूल करना स्टार्ट किया और वो एक ट्रेड कंपनी से गवर्नेंस की तरफ जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो अब लॉज की जरूरत थी इंडिया में, अगर ट्रेड करना है तो लॉज की रिक्वायरमेंट थी और वही लॉज को उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया। अब इन्होंने एग्रीमेंट बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ सारे का सारा है। इसमें अगर आप समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक लेवल पे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखो मैं कुछ टर्म्स यूज करूंगा, प्रपोजल, ऑफर, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ये टर्म्स अगर ये आपको पता लग गई तो आपको ये टॉपिक सारा पता लग जाएगा। ऑफर या प्रपोजल, तो आप ये समझिए फ्रेंड्स कि ऑफर एंड प्रपोजल सेम चीज होती है। तो ऑफर एंड प्रपोजल इसको हम सेम यूज करेंगे। ऑफर एंड प्रपोजल, मैंने आपको ऑफर किया कि आप मेरा मोबाइल फोन खरीदेंगे। मेरे पास एक मोबाइल फोन पड़ा है, मैंने आपको प्रपोज किया कि क्या आप मेरा मोबाइल फोन परचेज करेंगे। आपने बोला क्यों नहीं, मैं खरीद लूंगा। मैंने आपको अपना मोबाइल फोन ऑफर किया, आपने उसको एक्सेप्ट किया। एक टर्म आ गई एक्सेप्टेंस। आपने बोला ठीक है मैं आपको 10,000 रुपया इस मोबाइल फोन का दे दूंगा। मैं आपको अपना मोबाइल फोन देना चाहता हूं, आपने मेरे को बोला 10,000 रुपया मैं आपको दूंगा। अब मैंने आपको कुछ दिया, आपने भी मेरे को कुछ दिया, इसको लीगली बोलते हैं आपने एक दूसरे को कंसीडर किया। टर्म है कंसिडरेशन। मैंने आपको मोबाइल किया, आपने मेरे को 10,000 रुपये दिए, दोनों को ये एग्री हुआ, इसको बोलते हैं कंसिडरेशन। अब सोचो
कि मैं आपको बोलूं कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, आप मेरे को 10,000 रुपया दे दोगे, या मैं आपको बोलूँ मैं आपको वहाँ अपना मोबाइल फ़ोन दूंगा, कोई बात नहीं आप पैसे मत देना। तो इसमें कंसिडरेशन कंप्लीट नहीं है। दो पार्टीज हैं, एक ऑफर करती है, दूसरी एक्सेप्ट करती है। जब दोनों पार्टीज को ऑफर पसंद आ जाता है, सो ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको प्रॉमिस बोल देते हैं। ऐसा ऑफर जो एक्सेप्ट हो जाता है उसको प्रॉमिस बोलते हैं। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया कि आप मेरे से शादी करेंगी, उन्होंने बोला हाँ साहब शादी कर लेंगे। इसमें बताओ मैंने उनको क्या ऑफर किया, उन्होंने मेरे को क्या ऑफर किया। बेसिकली हम दोनों ने कुछ चीज को एग्री किया। मैंने उनको बोला, मैंने प्रपोज किया क्या आप मेरे साथ मैरिज करेंगी, उन्होंने बोला हाँ मैं आपके साथ मैरिज करूंगी। इसमें लेन देन तो हुआ ही नहीं, कुछ ऐसा कुछ लेन देन नहीं हुआ दैट वे। तो ये प्रॉमिस तो है लेकिन एग्रीमेंट नहीं है। तो कौन सा प्रॉमिस एग्रीमेंट बनता है? ऐसा प्रॉमिस जिसके अंदर कुछ लेन देन होता है, कंसिडरेशन होता है, वो एग्रीमेंट बन जाता है। ऐसा प्रॉमिस जिसके अंदर कुछ लेन देन होता है, जिसके अंदर कुछ कंसिडरेशन होता है, वो एग्रीमेंट बन जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सोचो मैंने बोला मैं 10,000 रुपये दूंगा, उसने बोला ठीक है मैं 10,000 दूंगा, मैं आपको अपना मोबाइल दूंगा। कुछ दिनों बाद ना तो मैंने मोबाइल दिया ना उसने 10,000 रुपये दिया। तो इस केस में क्या होगा? ना मैंने उसको मोबाइल दिया ना उसने मेरे को 10,000 रुपये दिया। इस केस में क्या होगा? क्या इस केस में कोई लीगल लायबिलिटी है, लीगल ऑब्लिगेशन है? कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, मैंने उसको वैसे ही प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट किया। कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो जिस एग्रीमेंट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जिसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और वो एनफोर्सिएबल हो जाता है। लीगली एनफोर्सिएबल मतलब अगर मैं उसको फोर्स करवाना चाहूं कि दे मेरे को 10,000 रुपये दे और वो मेरे को बोले कि तू मेरे को मोबाइल दे, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यही है कॉन्ट्रैक्ट की स्टोरी। अगर आपको ये समझ आ गई तो पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। फिर सेक्शन याद करने हैं, कुछ टॉप टर्म्स याद करनी है, आपको कॉन्ट्रैक्ट पता लग जाएगा। दोबारा सुनो ध्यान से। ये सारे का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ये बेसिकली एक कमर्शियल चीज है। इसके अंदर लेन देन चलता है और लेन देन लीगली सही हो जाए, जो आपने बोला मैं दूंगा, जो अलग दूसरी पार्टी ने बोला मैं आपको ऑफर करूंगा, वो सही से हो जाए, इसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। सबसे पहले आता है प्रपोज करना। एक पार्टी प्रपोज करती है या ऑफर करती है, कुछ चीज को वो ऑफर करेगी जो दूसरी पार्टी कंसिडर करेगी। हाँ यार फोन चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई ऐसे आपको 10,000 रुपये नहीं दे देगा, उसको फोन चाहिए होगा, कंसिडर करेगी तभी देगा वो। फिर दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। अब जब ये एक्सेप्ट हो जाता है तो एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल के बीच में कंसिडरेशन जब आ जाता है तो एक्सेप्ट होने तक तो प्रॉमिस है, आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ये प्रॉमिस हाँ मैं करूंगा, ये प्रॉमिस है, लेकिन ये वर्बली होता है। फिर अगर उसके अंदर कंसिडरेशन भी है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं होता, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेवल तक नहीं जाता। जो आपने छोटे मोटे एग्रीमेंट किए होते हैं जिनमें कोई आपने लीगल एस्पेक्ट नहीं डाला होता है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं डाली होती, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। लेकिन वो एग्रीमेंट जिसमें लीगल आप कंपोनेंट डाल दो कि मैंने अमेजोन से मोबाइल खरीदना था, मैंने उसको पेमेंट कर दिया, अमेजोन ने मेरे को मोबाइल दिया नहीं, क्या अब इसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन है? बिल्कुल है। अगर आपने अमेजोन को बोल दिया कि मैं आपको पैसे दूंगा, या आपने कोई स्विगी से चीज मंगवा ली और फिर आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आजकल ई कॉमर्स चल रहा है, ब्लिंकिट चल रहा है, स्विगी चल रहा है, आप सामान मंगवा लेते हो, वो बेसिकली सॉर्ट ऑफ एनफोर्सेबल होता है, आपको पेमेंट करना पड़ सकता है उसमें। तो क्योंकि आपने उसमें लीगल ऑब्लिगेशन डाल दिया, तो वो एग्रीमेंट जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन डाल दिया वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो आज के चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ कब बना था, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मेरे को लगता है कोल इंडिया लिमिटेड का जो आपका एग्जाम है उसका इतना ही एमबीट है जितना मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, और इतने ही आपको होना चाहिए। तो बेसिकली कमर्शियल लॉ के लिए एक मेन लॉ था ये। इसके अंदर जब दो पार्टीज एग्री करती हैं और वो लीगली इन्फोर्सेबल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो वो एग्रीमेंट जिसमें दो पार्टीज लीगली अपने आप को ऑब्लाइज कर लेती हैं, लीगली एनफोर्सेबल होता है, ऐसा एग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सेबल होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। तो ये प्रॉमिस जब दो पार्टीज ने किया, मैंने आपको बताया प्रॉमिस क्या होता है, दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक ने प्रपोज किया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया, तो वो प्रॉमिस बन गया। फिर वो बेसिकली जो एग्रीमेंट हुआ अगर वो लीगली बाइंडिंग है तो वो आपका क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है।
अब कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के, ये याद करते चले जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के किस सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है? आंसर है 2H, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, और एग्जाम है कोल इंडिया लिमिटेड का, हमारा मटेरियल मैनेजमेंट का, तो हमें उसी तरीके से हर चीज को पढ़ना है, रिवाइज करना है जो एग्जाम में हमें हेल्प करे। तो कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है कॉन्ट्रैक्ट? सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में कब आया? कमेंस मतलब इंप्लीमेंट कब हुआ? 1 सितंबर 1872 को ये इंप्लीमेंट हो गया। इसके शुरू में 266 सेक्शन थे और 11 चैप्टर थे। ये इन द बिगिनिंग था, 11 चैप्टर थे, जिसमें से अब इसको और इसको पार्टनरशिप एंड सेल्स एंड गुड्स इसको हटा लिया गया है। तो अब जो है वो बेसिकली आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 1 to 75, ये लार्जली चैप्टर इसके इसमें है। सेल्स ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप चीजों को अलग कर लिया गया है, इसके अलग से लॉज बनाए जा चुके हैं। तो आपके पास सेल्स एंड गुड्स एक्ट जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, उसको करेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अब ये 2 और लॉज इसमें से निकाल दिए गए। तो शुरू में जब ये बना था तो इसके इतने चैप्टर थे, इतने इसके सेक्शन थे, उसमें से फिर हमने कुछ चैप्टर्स को निकाल दिया, कुछ सेक्शन को हमने निकाल दिया, और वो हमारे पास फिर अब अलग से बन गए। तो सेल्स एक्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, उसको हमने सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930 को निकाल दिया। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को भी हमने इसमें से निकाल दिया। अब डेफिनेशन फ्रेंड्स, ऑफर। ऑफर क्या होता है? प्रपोजल। वो कौन से सेक्शन में मेंशन है? 2A में। सेक्शन 2A किसकी बात करता है? ऑफर की या प्रपोजल की। मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट तो 2 जो H जो मैंने आपको बताया, जो हमारे पास जहां पे डिफाइंड है, इसकी डेफिनेशन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करनी है 2H। ये कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड क्या है। उसके बाद 2G वॉइड एग्रीमेंट होता है, वो कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी ये सेक्शंस आप एक बार देख लेना, सेक्शंस हैं क्या। 2A बताता है प्रपोजल या ऑफर क्या होता है, कि मैंने प्रपोज किया, मैंने कोई आपको चीज ऑफर की इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने असेंट दे दी। असेंट मतलब हाँ बोल दिया, आपने हाँ बोल दी। प्रपोज मैंने किस में किया? 2A में। 2B में आपने क्या कर लिया? उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है सर? वो प्रॉमिस बन जाता है। 2B के अंदर वो क्या बन गया? प्रॉमिस। तो 2B क्या है? मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे एक्सेप्ट कर लिया वो आपका जो है प्रॉमिस बन गया, आपने प्रॉमिस कर दिया। लेकिन अभी तक भी वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, प्रॉमिस तक तो है। 2 लोग होते हैं, एक जो प्रॉमिस करता है और एक जो प्रॉमिस मानता है। द प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है, जो जिसने प्रपोजल किया था उसको प्रॉमिसर बोल दिया, और जिसने एक्सेप्ट किया उसको प्रॉमिसी बोल दिया। अंग्रेजी के टर्म्स हैं यार, कैसे याद करोगे आप देखो। लेकिन एक ने प्रॉमिस किया, दूसरे ने उसको मान लिया, तो इसमें 2 लोग इन्वॉल्व हो गए, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, ये 2 लोग इन्वॉल्व हो गए। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। कंसिडरेशन कंसिडरेशन होता है क्विड प्रो क्यो। टर्म याद कर लेना, क्विड प्रो क्यो, कि मेरे को क्या मिलेगा? मैंने तेरे को मोबाइल दिया, तू मेरे को 10,000 रुपए देगा। कंसिडर किया ना आपने, ये मेरा पॉइंट आपने कंसिडर किया। पहले मैंने मोबाइल बेचने की सोची, तो मैंने कंसिडर किया, सोचना, मैंने डिसाइड करना स्टार्ट किया, मैं आपको मोबाइल दे दूंगा, आपसे मैं 10,000 रुपए ले लूंगा, आप मेरे को 10,000 रुपए दे दोगे। ये कंसिडरेशन है, क्विड प्रो क्यो, कि लेन देन होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लेन देन भाई साहब होना चाहिए। आप मेरे को ये दोगे, मैं आपसे ये लूंगा, ये होना चाहिए। तो जब ऐसा हो गया, लेन देन इसके अंदर आ गया, कंसिडरेशन इसके अंदर आ गई, तो एग्रीमेंट बन जाता है। तो एग्रीमेंट क्या होता है? प्रॉमिस तो किया, लेकिन उसके अंदर अगर कंसिडरेशन हो गया तो एग्रीमेंट बन गया। ये बताओ भाई साहब, एग्रीमेंट कौन सा सेक्शन है? 2E सेक्शन है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आते हैं? यहीं से आते हैं कि बताओ कौन सा सेक्शन जो है वो एग्रीमेंट के बारे में बात करता है। एग्रीमेंट क्या होगा? जिस प्रॉमिस के अंदर लेन देन आ गया, कि मैंने आपसे ये लिया, आपने मेरे को ये दिया, वो लेन देन हो गया, तो एग्रीमेंट बन गया। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस बेसिकली प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन एंड पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कुछ नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी का पार्ट को कंसिडरेशन बोलती है। अब ज्यादा आपका जो इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है 2H में।
एग्रीमेंट जो लॉ से एनफोर्स करवाया जा सके, ऐसा एग्रीमेंट जो बाई फोर्स आप लीगली, जिसको बाई फोर्स लीगली आप उसको बेसिकली करवा सको, एनफोर्स करवा सको, एनफोर्स, वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो यहां पे एक स्टेटमेंट याद रख लेना कि हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले वो एग्रीमेंट तो था ही, कि हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, लेकिन हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसको ध्यान से देखो, एग्रीमेंट, हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर मैं इसी तरीके से डेफिनेशन लिखूं तो मैं बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या चीज होना चाहिए। आपने बोला एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट तो है ही, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दोबारा सुनो, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें ये नहीं है, लीगली उसके अंदर एनफोर्सेबल नहीं है, जो मैंने अपने दोस्त की बात की 10,000 रुपए मैं तेरे को दे दूंगा, तू मेरे को मोबाइल दे दे, ये एग्रीमेंट तो है, लेकिन इसमें लीगल एस्पेक्ट क्या है, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट 2H में डिफाइंड है। अब वाइड एग्रीमेंट 2G में है, वाइडेबल एग्रीमेंट जो है वो 2I में है। वाइड और वाइडेबल नाम एक जैसे लग रहे हैं, है डिफरेंस है। वाइड जिसमें कुछ गड़बड़ है, बेसिकली वाइड मतलब गैप, मतलब नॉट वैलिड। वाइड मतलब नॉट वैलिड। वैलिड क्या होता है, जो सब सही है। वैलिड भी डिफाइन करेंगे, वैलिड एग्री कॉन्ट्रैक्ट की जब टाइप्स करेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो मैं आपको बताऊंगा, आई टेल यू देयर आर सम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच ऑब्जेक्ट एज वेल एज कंसिडरेशन सब जेन्युइन है, सब लीगली ओके है, कि हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। मैं तेरे को ड्रग्स दूंगा, तू मेरे को 10,000 रुपए दे देगा, गलत है ना ये। ड्रग्स थोड़ी बेच सकते हो आप, एनफोर्सेबल हो ही नहीं सकता, आप ऐसा कोई कर ही नहीं सकते। अगर तूने 18 साल से पहले शादी कर ली, मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाई लॉ तुम 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकते, तुम ड्रग्स को ट्रेड नहीं कर सकते। तो जिस चीज के अंदर इलीगल कंपोनेंट आ जाता है वो वाइड हो जाता है। वाइडेबल मींस कोई ना कोई झगड़ा है, एक पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वाइडेबल मींस कोई ना कोई झगड़ा है, एक पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी, किसी एक पार्टी को एग्रीड नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सारा सही है, लेकिन पार्टी को एग्रीड नहीं है। तो समझो वाइड जो वैलिड नहीं है, वाइड मतलब जिसके अंदर कोई ना कोई वैलिड चीज नहीं है, तुम साइन कर ही नहीं सकते, कोई ना कोई गैप है, वो वाइड है। किसमें? 2G में। 2I में क्या है कि बेसिकली झगड़ा कोई नहीं है, ऐसे कोई गैप नहीं है, लेकिन एक पार्टी को एग्रीएबल नहीं है। तो बेसिकली एक पार्टी के बिहाफ पे तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन दूसरी पार्टी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वाइडेबल है। एक पार्टी के हिसाब से तो ठीक लग रहा है, दूसरी पार्टी के हिसाब से वो ठीक नहीं लग रहा है। कोई ऐसा क्लॉज आ गया है कि जिसको, वैसे कोई ट्रबल नहीं है, लेकिन ऐसा कोई क्लॉज आ गया है जिसके चलते एक पार्टी को लग रहा है कि उसको नुकसान हो रहा है, उस पार्टी को, ऐसा और कोई ट्रबल नहीं है, तो उसको वॉइडेबल बोलते हैं। जब लॉ के हिसाब से वो एनफोर्सेबल ना रहे तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सॉरी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट 2J में है, वॉइड एग्रीमेंट 2G में। अब की कंपोनेंट्स इसके हैं, डेफिनेशन 2H में इसकी डेफिनेशन है। ये चीज अब हमें ढंग से करनी है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें एक एग्रीमेंट होता है, एक एनफोर्सेबिलिटी होती है। एग्रीमेंट भी है, एनफोर्सेबिलिटी भी है। एग्रीमेंट होना चाहिए और वो एनफोर्सेबल भी होना चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। 2A 2B बोलते हैं, ऑफर है, एक्सेप्टेबल, दो पार्टीज होनी चाहिए। एक ऑफर करेगी, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक पार्टी उसको ऑफर करेगी, दूसरी उसको एक्सेप्ट करेगी। 2A 2B। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर दो पार्टीज हैं, एक ने ऑफर किया, दूसरे ने उसको एग्री किया, क्या उसके अंदर लीगल कंपोनेंट है, लीगल एक्सेप्टेंस वाला कंपोनेंट है। अगर उसके अंदर लीगल कंसीक्वेंस है, लीगल वाला कंपोनेंट है, तो वो आपका बेसिकली बन जाएगा एक एग्रीमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसके अंदर लीगल कंपोनेंट नहीं है, सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट तो है, लीगल नहीं है, सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट। मैं एग्जांपल देता हूं,
मैंने अपने भाई को बोला कि अगर तू 10th में इतने % मार्क्स ले आएगा तो मैं तेरे को एक मोबाइल दे दूंगा, कि तूने इतने % मार्क्स लिए या तूने ये अचीव कर लिया तो मैं तेरे को जो है मोबाइल दे दूंगा। वो ले आया बोलता मोबाइल दे। मैंने बोला मैं नहीं दूंगा, मैं तो ऐसे तेरे को मोटिवेट किया था। डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट है, बेसिकली आपका लीगल नहीं है कोई, तो लीगल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सो बेसिकली आपके पास एक इंटेंशन होनी चाहिए कि आप एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हो। लीगल ऑब्लिगेशन एग्रीमेंट के अंदर जब तक नहीं है तब तक लीगली एनफोर्सेबल नहीं होगा, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सो लॉफुल कंसिडरेशन बेसिकली इसका एक पार्ट है। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन लेन देन, मैंने बताया ना, लेन देन, एक्सचेंज। कंसिडरेशन मीन्स लेन देन। लेन देन मतलब एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज। तभी आपका वो कंसिडरेशन जब होगा तभी आपका प्रॉमिस जो है वो आपका एग्रीमेंट बनेगा। तो प्रॉमिस विल बिकम एग्रीमेंट इफ देयर इज अ कंसिडरेशन। ऊपर देखा हमने। कैपेसिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 11-12 बोलता है कि कैपेसिटी होनी चाहिए। द पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रही है उनकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। कैन किड्स, कैन चिल्ड्रन, माइनर डू द एग्रीमेंट? नो, यू शुड बी 18 years प्लस टू साइन द एग्रीमेंट। यू शुड बी इन साउंड माइंड। पागल आदमी क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा तो कुछ भी बोल देगा। साउंड माइंड, एज होनी चाहिए और आप डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले जो दो पार्टीज हैं उनकी कैपेसिटी, दे शुड बी कैपेबल, दे शुड हैव कैपेसिटी टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। 11 and 12 सेक्शन। फ्री कंसेंट, मैंने तुम्हारे गर्दन पे रख दिया चाकू, नाइफ, या तो तू मेरे को 10,000 रुपए दे, मोबाइल मेरे से ले, बाई फोर्स। आई कैन नॉट डू बाई फोर्स। फ्री कंसेंट मतलब जेन्युइन होना चाहिए। इस तरीके से जबरदस्ती, इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिस्टेक से, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो ये 5 नाम याद रख लेना। इट शुड नॉट बी कोर्शन, इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इट शुड नॉट बी फ्रॉड, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। गलती से लिखवा लिया, मैंने साइन करवा लिया लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इस तरीके से लिखवाऊंगा तो दैट इट विल नॉट बी फ्री कंसेंट। So it should be lawful. Object should be lawful. You know what is the object? Objective. Goal. Objective. Suppose I say that I'll give you this much money if you marry before 18 years of age. Minor. Okay, let's have a trade. Let's sign a contract. पूरे इस रीजन का ड्रग्स मैं बेचूंगा, उस रीजन का ड्रग्स तू बेचेगा। Illegal. You understand? Objective is not legal. Objective should be legal. People who are signing contracts should be capable, so that is important. It should not be opposed to public policy. Certainty of the terms, very clearly defined terms होनी चाहिए, definite. Vague और ambiguous terms नहीं होनी चाहिए. There should not be vague and ambiguous. I am very sure जो मैं आपको explain कर रहा हूँ friends वो आपको समझ आ रहा है. You have to take this document, read this document, listen to my video again, और इतना ही आपको चाहिए, neither more nor less. Certainty of the term and possibility of performance. Yes. आप कर भी पाओ, आपने जो एग्री किया है वो आप कर पाओ। Whatever you agreed, you should be in position to perform that. Possibility of performance. Now comes next part, which is type of agreement. Type of contract. कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? Valid. Valid means which meet all the essential requirements जो हमने ऊपर डिस्कस किया। Void, not enforceable by law from the beginning. Void मतलब there is a gap. You know what is the English meaning of void? Void का मतलब होता है gap. Gap मतलब कोई ना कोई लूप होल। लूप होल मतलब कोई ना कोई गलती कर ही नहीं सकते। भाई तुम 18 साल से कम एज में शादी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो उससे, वो तो कर ही नहीं सकता। बाय लॉ भी करेक्ट नहीं है। समथिंग विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इलीगल है ये। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट void. एक पार्टी के हिसाब से तो एनफोर्सेबल है, दूसरी पार्टी के हिसाब से एनफोर्सेबल नहीं है। तो बेसिकली द टू पार्टीज आर नॉट एग्रीइंग।
एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, एक पार्टी के हिसाब से एनफोर्सेबल है। यू वांट टू मैरी समवन इन सम अनदर कंट्री वेयर लीगल एज ऑफ मैरिज इज लेस देन 18 16, उसके लिए ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वॉइडेबल, बाद में कहीं ना कहीं झगड़ा पड़ जाएगा, अभी नहीं भी पड़ रहा है, बाद में पड़ जाएगा। आई वॉन्ट टू मैरी समवन फ्रॉम सम कंट्री, इन दैट कंट्री एज ऑफ मैरिज इज ओके, but in my country it is not okay, so when she will come to my country marriage will not be acceptable. Illegal contract, unlawful, cannot be enforced. तो बेसिकली void में illegal component तो होता ही है, उसके अलावा भी components हो सकते हैं void के अंदर। express, clearly stated terms, explicitly, आपने openly बिल्कुल clearly term को explain किया होता है, express कर दिया। implied मतलब clearly नहीं होता लेकिन inferred होता है। कंडक्ट ऑफ पार्टीज, मतलब आप ये मान के चलते हो ये चीज तो हो गई यार, दिस इज बट नेचुरल। तो जो आप बोलते हो इंप्लाइड है, हिडन है, लेकिन आप मान के चलते हो कि ठीक है, कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है, आपने मेरे से मॉड्यूल लिया, कोल इंडिया लिमिटेड का मॉड्यूल लिया, इसमें आपने अज्यूम किया कि नहीं टीचर है पढ़ाएगा तो ठीक, राइट, यू अज्यूम्ड दैट ओके ही इज द टीचर, वी हैव सीन हिम टीचिंग, तो ही विल टीच द सिमिलर वे, और वो ठीक पढ़ाएगा, इंप्लाइड है वो। आपने परचेज करते ना मॉड्यूल में कहीं पे ये कंडीशन नहीं लगाई कि वी विल परचेज दिस मॉड्यूल बट द कंडीशन इज द टीचर विल टीच इन द सेम वे एज ही इज टीचिंग अदरवाइज, ऑब्वियसली टीचर विल टीच द सेम वे, इंप्लाइड है। लेकिन अगर आप उसको क्लियर लिख दो कि इस मॉड्यूल में यही टीचर पढ़ाएगा, ऐसे ही पढ़ाएगा, काली शर्ट लगा के पढ़ाएगा, यू अंडरस्टैंड, तो दैट बेसिकली इज एक्सप्रेस, क्लियरली डिफाइंड, नॉट क्लियरली डिफाइंड बट इंप्लाइड। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड हो गया, अभी होना है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ ट्रू कॉन्ट्रैक्ट। सो मेन आर वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। वैलिड, लीगली ऑल थिंग्स आर मेट। वॉइडेबल, वन पार्टी कंसेंट इज कंप्रोमाइज्ड। एक पार्टी बोलती है कि मेरे को एग्री नहीं था, मेरे से जबरदस्ती करवाया इन्होंने, आई वॉज नॉट एग्रीइंग टू। कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंट होता है कंडीशनल, कॉन्टिंजेंट मीन्स कंडीशनल, कि अगर तुम्हारी डेथ होगी तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। कंडीशनल, इंश्योरेंस, अगर तुम्हें यह हुआ तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, दैट इज कंडीशनल। कॉन्टिंजेंट, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, कि दिस इफ दिस हैपेंस टू यू आई विल गिव यू दिस मच मनी। implied, legally binding agreement, breach of contract or remedies, when one party fails to perform it is called breach of contract or remedies। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया जाए, इफ सपोज वन पार्टी डज नॉट एग्री टू द कॉन्ट्रैक्ट, की जो टर्म्स हैं वो एग्री नहीं करती, ब्रीच करना मीन्स यू आर नॉट नाउ फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच यू हैव साइंड। आपने साइन कर दिया बट नाउ यू आर नॉट फुलफिलिंग दैट। रेमेडीज फॉर ब्रीच आर डैमेज, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन। इंजंक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कोर्ट इज ऑर्डरिंग restrain one party from doing something, court is stopping you. Injunction means when court enters and stops you from doing something. Court, when it is stopping you from doing something, it is called injunction, court order, restrain a party from doing something। rescind होता कैंसिल कर देना। क्वांटम मेरियोट, मेरियोट, पेमेंट फॉर वर्क डन, चलो इसमें पे कर दो, आपने इतना हो गया इतना पे कर दो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सो डैमेज मतलब कंपेंसेशन दिया जाएगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मींस कोर्ट विल टेल परफॉर्म दिस, क्वांटम मेरियोट मींस पे कर दो इसको इतना, रेसिंड में तो कैंसिल कर दिया, इंजंक्शन मींस स्टॉप, डोंट डू इट। ये कुछ रेमेडीज हैं अगर ब्रीच होना स्टार्ट हो जाए। He can ask you what is the meaning of rescind, what is the meaning of injunction. The term used when the contract is cancelled is rescind, right? की सेक्शन डेफिनेशंस हैं, लार्जली आपने डेफिनेशंस दी, फिर आपने 10 से 30 के बीच में इसेंशियल एलिमेंट्स डिस्कस किए, कॉन्टिंजेंट
कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बात किया. सो लार्जली यू हैव सीन सेक्शंस, यू नो, रेमेडीज आर 73 to 75, परफॉर्मेंस इज दिस. सो दीज आर द सेक्शंस जो आपने डिस्कस किए. आपने शुरू में बोला कि सेक्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शंस ये थे. इन द बिगिनिंग यू सेड these were the sections in Indian Contract Act 1872, but then I told you कि largely now you know sales and goods and partnership निकाल दिया गया है. तो आपने 76 के बाद के सेक्शन डिस्कस नहीं किए. so you discussed majority up to 75, right? and these were the sections. section 2 is all definitions. तो section 2 में जो definitions है वो मैंने आपको करवाई. section 2 के अलावा मैंने आपको free consent के section, lawful object section, तो ये मैंने आपको कुछ सेक्शंस के बारे में बताया, राइट, दोस विच आर इंपॉर्टेंट. अब मेरे को लगता है इतना डॉक्यूमेंट जितना आपको दिया गया है उतना करोगे सफिशिएंट है. क्वेश्चन लगा लें. लेट्स गो फॉर सम क्वेश्चंस. विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट? 2H डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? ऑब्वियसली लॉफुल होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड पार्टी शुड बी हैविंग कैपेसिटी. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में देयर शुड बी 3 थिंग्स. देयर शुड बी अ पार्टी ऑफरिंग, देयर शुड बी अ पार्टी एक्सेप्टिंग, देयर शुड बी लीगल ऑब्लिगेशन, एंड देयर शुड बी कैपेसिटी ऑफ द पार्टी. कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? लेन देन, वैल्यू एक्सचेंज. voidable means one party is not agreeing. Void means something which is wrong. Free consent means no fraud, no force, coercion, no undue influence, no mistake. Void means something which is having some gap. Not certain. Void means not certain. Section 11, section 12, capacity. When contract is broken by one party, other party can claim damage, specific performance, injunction. Void. They have executed. Valid. Not enforceable by law from the very beginning. Void. Voidable. One party is not agreeing. Illegal contract. Unlawful object. Express means explicitly conditions are shown. Implied means inferred. Executed contract. Executory, still to be executed. Quasi contract. एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट क्वासी मीन्स ऑलमोस्ट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्टिंजेंट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ समथिंग. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डैमेज, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन is the remedy for breach of contract. Monetary compensation is damage. Breaching party to perform the contract. Injunction is restraining a party from doing something when the court will, stop you from doing. Cancelling is rescission, rescind basically. Payment of the work done, quantum, Marriott. Breach is anticipatory. One party shows that okay, they will not perform the contract. Okay, so I think these were the question, friend. तो question और जितना मैंने आपको document दिया, if you do that, I believe your this topic will be very well done. So just revise this topic, friends. It's an important topic, and in my opinion, if you do it, all the questions can be covered. Thank you.